नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के रिश्ते के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से इंडिया और चाइना के बीच कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है। वो झगड़ा क्यों और किस वजह से हो रहा है, आज मैं बताने वाला हूँ। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। उसे आप वीडियो में देख सकते हैं। वेस्टर्न सेक्टर जो है वो 1570 किलोमीटर की लंबाई है। सेंट्रल सेक्टर की लंबाई है 545 किलोमीटर और ईस्टर्न सेक्टर का लंबाई है 1325 किलोमीटर। ये सारे विवाद आज़ादी के पहले से ही शुरू हुआ है, इसलिए हम इस वीडियो में अभी से इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बुलाएंगे। 1865 में ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने देश सीमा को निशान लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करवाया था। उस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी विलियम जॉनसन ने की थी। उस सीमा को चाइना 1893 तक मानते आई। उसके बाद 1897 में जॉन अर्डर सूचन के अनुसार बॉर्डर फिक्स किया। जॉन अर्डर उस समय चीफ मिलिट्री ऑफिसर थे, इसलिए उस सीमा को अर्डर जॉनसन के नाम से बुलाते हैं। उस सीमा के अनुसार नक्शा बनाया गया था। उसमें अक्षय चिन्ह भी ब्रिटिश इंडिया का भाग था। उसके बाद जब से चाइना और रशिया एक साथ में थे, ब्रिटिश डरने लगे। रशिया और ब्रिटिश के बीच में बड़ा सा गेम भी चला था, उसे ग्रेट गेम कहते थे। इस पे कुछ किताबें भी हैं। ब्रिटिश अपने आप को बचाने के लिए सीमा में बफर जोन्स भी बनाए थे, वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में तिब्बत। क्योंकि रशिया और चाइना में कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रिटिश में नेशनलिज्म फॉलो करते हैं। रशिया और चाइना को देख के ब्रिटिश ने डर के फिर से सीमा को बदल दिया। इस बार मैकडोनल्ड नाम एक आदमी ने बाउंड्री बनाया। उस बाउंड्री को मैकडोनल्ड लाइन कहलाते हैं। इस लाइन के हिसाब से अक्षय चिन्ह के साथ और कुछ जगह चाइना के अंदर चला गया। इस बात को 1899 में चाइना को बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। 1908 तक ब्रिटिश इंडिया ने मैकडोनल्ड लाइन को बाउंड्री मानते आए, लेकिन जब 1911 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ था, तब चाइना का सेंट्रल पावर गिर गया और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। तब ब्रिटिश इंडिया ने जॉनसन लाइन को रेफरेंस में लिया था। इस बार भी कोई बाउंड्री स्टोन्स को स्थापित नहीं किया। पोस्टल एटलस ऑफ चाइना नामक संस्था और पीकिंग यूनिवर्सिटी ने भी अक्षय चिन्ह को ब्रिटिश इंडिया का भाग माना था। अब हम ईस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करेंगे। 1912 और 1913 के बीच हिमालय वासी से बात करके सबको एकता भाव में रखने के लिए एक एजेंसी को फॉर्म किया। उस एजेंसी का नाम था नॉर्थ ईस्ट काउंटर एजेंसी। अभी उसे अरुणाचल प्रदेश बुलाते हैं। 1913 और 1914 के बीच में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया ने बाउंड्रीज विवादों को परिष्कार करने के लिए शिमला एग्रीमेंट को स्टार्ट किया। इस एग्रीमेंट के प्रकार उस समय का एडमिनिस्ट्रेटर एंड्रू मैकमोहन एक बाउंड्री को बनाया था। उस बाउंड्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैकमोहन लाइन नाम से बुलाते थे। इस एग्रीमेंट को तिब्बत ने माना था, लेकिन चाइना ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तिब्बत स्वतंत्र नहीं है और उसे कोई एग्रीमेंट को मानने का हक भी नहीं है। अब हम सेंट्रल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अभी जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, वो सेंट्रल सेक्टर में आते हैं। ईस्टर्न सेक्टर से कंपेयर करने से सेंट्रल सेक्टर में लड़ाई बहुत कम है। सेंट्रल सेक्टर में ऊंचा हिमालय पर्वत है और वहाँ रहने की स्थिति भी बहुत ख़राब होता है, इसलिए वहाँ लड़ाई बहुत कम है। 1947 में स्वतंत्र के समय में अक्षय चिन्ह को इंडिया में एक हिस्सा करके दिखाया था। स्वतंत्र के बाद इंडिया ने बाउंड्रीज को फिक्स किया था। 1949 में सिविल वार के बाद चाइना में पीआरसी पार्टी स्थापित हुआ था। पीआरसी का फुल फॉर्म है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस सिविल वार में रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी ने चाइना का मेन लैंड में हार गया। अभी रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी सिर्फ ताइवान में ही अधिकार में है। पीआरसी कहती है कि ताइवान भी चाइना का भाग है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती है कि ताइवान चाइना का भाग नहीं है और किसी का राष्ट्र नहीं है। इंडिया और तिब्बत का रिश्ता को देखकर चाइना ने डर के 1950 में बिना किसी समाचार दे के तिब्बत को आक्रमण किया। चाइना ने तिब्बत से 17 पॉइंट्स वाला एक एग्रीमेंट को माना था। जब ये बात इंडिया को मालूम पड़ा, तब इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि तिब्बत और इंडिया के बीच जो रिश्ता है वो एक अच्छी दोस्ती है, तिब्बत पर आक्रमण करने का इरादा नहीं है। इसके बाद 1954 में इंडिया के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने चाइना के पीआरसी पार्टी से एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट को पंचशील कहते हैं।
पंचशील इस कारण से बुलाते हैं क्योंकि उस एग्रीमेंट में ज़रूरी वाला 5 पॉइंट्स हैं। इस एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी दूसरे के आंतरिक मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। उस एग्रीमेंट के बाद नेहरू जी को विश्व नेताओं में पहचान भी मिला था। उस समय में इंडी चीनी भाई भाई एक नारा भी बहुत प्रचार में था। 1959 में चाइना ने तिब्बत से किया हुआ एग्रीमेंट को उल्लंघन करके तिब्बत को पूरा आक्रमण करना शुरू किया। उस समय में तिब्बत वासी दलाई लामा को नेता मानते थे। वो और उनके समर्थक इंडिया आके नेहरू जी की सहारा मांगने पर नेहरू जी ने उनको इंडिया में आश्रय दिया। जब ये बात चाइना को मालूम हुआ तब चाइना ने इस बात को कारण दिखाते हुए कहा कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को उल्लंघन किया। 1950 और 1907 के बीच चाइना ने 1200 किलोमीटर रोड को बनाया था। यह रोड सिंचाई से लेकर तिब्बत तक निर्माण किया था। यह बात 1957 में चाइना का एक न्यूज़पेपर में प्रचलित हुआ था। उस पेपर में लिखा था कि 1200 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा हुआ और हेवी ट्रक चलाकर ट्रेनर्स कर रहे हैं। जब ये बात इंडिया के दृष्टि में आया था तब चाइनीज़ गवर्नमेंट को पूछने पर चाइना ने कहा था कि चाइना बाउंड्री को मैकमोहन लाइन के हिसाब से मानती है और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हिस्सा है। 1957 से 1962 तक चाइना ने किया हुआ सारी दावा को इंडिया ने तिरस्कार किया। इस बात से चाइना को गुस्सा हुआ। हमारा इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी को मानकर शांति से आगे कदम चला रही है। आखिर चाइना ने 1962 20 अक्टूबर को अपने आर्मी को लेकर वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में युद्ध आरंभ किया। इस युद्ध में भारत के सैनिक लगभग 3250 तक शहीद हुए थे। इस युद्ध के समय इंडिया ने इंग्लैंड और अमेरिका को सहायता मांगने पर उन्होंने सहायता करने से निराकर किया। इस युद्ध के समय चाइना और रशिया के बीच कोई संबंध नहीं था। इसी को चांस लेकर इंडिया रशिया से सहायता मांगने पर रशिया ने तुरंत आधुनिक विमान को इंडिया भेजा। उस समय से लेकर अब तक रशिया से हम आधुनिक विमान खरीद कर लेते आ रहे हैं और अच्छी सी दोस्ती भी बनाए रखे हैं। इस युद्ध को 1962 20 नवंबर में चाइना अपने आर्मी को निकालते हुए युद्ध को रोक दिया। इस युद्ध खत्म होने तक चाइना ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को आक्रमण किया। इस घटना के बाद नेहरू गवर्नमेंट अलर्ट होकर बाउंड्रीज में अपने आर्मीज को बढ़ाया। 1962 में इंडिया चाइना के युद्ध के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हिमालयन ब्लंडर बाय जॉन डाल्विन की किताब में आपको पूरा जानकारी मिल सकती है। इसमें भारत सैनिक ने चाइनीज़ आर्मी को किस तरह से आक्रमण करने से रोका है उस किताब में लिखा गया है। यह किताब 1968 में पब्लिश हुआ। इस घटना के बाद इंडिया और चाइना के बीच कुछ न कुछ विवाद होती आ रही है। 1967 में नटुला और चौला घटना, फिर से 1975 में सिनो इंडिया वार और 2017 में डोकलाम घटना। इस डोकलाम घटना में हम भूटान के सपोर्ट में रहे थे। 1993 में भारत ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में यह था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में शामिल ना हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो और शांति से रहें। 1962 युद्ध में भारत को हुआ फ़ायदा ये था कि चाइना का असली रूप और दुर्बुद्धि पूरा विश्व को मालूम पड़ा। इस कारण से अगर आगे कभी भी चाइना से कोई युद्ध हो तो भारत को सपोर्ट करते हुए ज़्यादा ही देश आगे आ रहे हैं। आप सब इसी को हमारा नक्शा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसे नहीं होता है। जम्मू कश्मीर का राइट साइड अक्साई चीन को चाइना ने आक्रमण किया और लेफ़्ट साइड को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आक्रमित भाग को POK कहते हैं, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। रिसेंटली गलवान वैली में जो घर्षण हुआ था वो क्या है, चाइना का स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स क्या होता है, ये सारे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल में नया वीडियो अपलोड करने पर नोटिफिकेशन पाने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी वैल्यूबल सजेशंस हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।